everybody, I am Deepika from Learno Hub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसके जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, हम सभी के सभी आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। तो एक ऐसी जगह जहां पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेंचुरी। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज सेंचुरी, राइट? अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Then coming on to the second one, species found only in a particular area is known as। तो अगर हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज की बात कर रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है वो स्पीशीज, तो उस स्पीशीज को क्या नाम दिया जाएगा? उसे बोला जाएगा एंडेमिक स्पीशीज। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे एंडेमिक स्पीशीज। Then coming on to the C part, migratory birds fly to far away places because of dash changes। तो हमने माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में पढ़ा है। ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं ये दूर दूर के जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, किस चीज को अवॉइड करते हैं? ये अवॉइड करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेटिक चेंजेस को। ठीक है, मतलब वहां पर पहले एक फेवरेबल क्लाइमेट था रहने के लिए, और बाद में एक साल का एक ऐसा पार्ट आता है जब वहां पर इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है कि वो एनिमल्स, वो बर्ड्स, वो वहां पर सरवाइव ही नहीं कर सकते, इसलिए वो माइग्रेट कर जाते हैं। ये हमने पढ़ा है अपने क्लास 7 में, पढ़ा है ना एक चैप्टर में, और उसमें हमने ये पढ़ा था, वो चैप्टर था वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ क्लाइमेट, अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, राइट? तो उसमें हमने पढ़ा था कि बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो अराउंड 15,000 किलोमीटर्स ट्रैवल करके वो एक नई जगह पर आते हैं। इवन इंडिया में भी बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, है ना? तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बर्ड्स ही माइग्रेट करते हैं, बट बहुत सारे मैमल्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स, ये सारी चीजें माइग्रेट करती हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। ठीक है, किसको कैसी कंडीशन चाहिए? अगर बहुत ठंडी वाली जगह है तो वो उसको एस्केप करने की कोशिश करते हैं फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स में क्या फर्क है? तो अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो ये वो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहां पर एनिमल्स को उनके हैबिटेट में रखा जाता है। ठीक है, सो एरिया विद इन विच वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर, जैसे कि हंटिंग से इन वाइल्ड एनिमल्स को बचाया जाता है। वहीं पर अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड भी बोल सकते हो, या फिर एरियाज कंस्ट्रक्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो मार्क्ड एरियाज होते हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनको उनके हैबिटेट में रखा जाता है और उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। वहीं पर अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो वहां पर बहुत सारे लाइफ फॉर्म जैसे कि प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और उनके साथ में वहां पर रहते हैं कुछ ट्राइबल लोग, और वहां पर सिर्फ बायोडाइवर्सिटी को ही कंजर्व नहीं किया जाता है, मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी को ही कंजर्व नहीं किया जाता है, वहां के ट्राइबल्स की जो ट्रेडिशनल लाइफ है उसको भी कंजर्व किया जाता है। कहां पर? बायोस्फीयर रिजर्व्स में, राइट? देन कमिंग ऑन टू वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो आपने बहुत ही फेमस कॉर्बेट नेशनल पार्क सुना होगा, राइट? वहीं पर अगर हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की तो उसमें आते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स, राइट?
अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट डिफरेंस। ओके, द सेकेंड वन इज जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है? तो जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ही सिंपल सा है। जू क्या होते हैं? जू एक मैन मेड कंस्ट्रक्टेड एरिया है, एक आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड एरिया है जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है और उन पब्लिक डिस्प्ले के लिए, राइट, उनको उनकी कंडीशंस भी मिलती हैं, मतलब उनका पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन वहां पर उनको रखा होता है किसके लिए? पब्लिक डिस्प्ले के लिए। वहीं पर अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो वहां पर एनिमल्स को उनके जो नेचुरल हैबिटेट है ना उसमें रखा जाता है और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है किसी भी तरह की हंटिंग से, राइट। तो जूज आर इन जू एनिमल्स आर केप्ट in artificially constructed areas for public display. And coming on to the wildlife sanctuary, so area within which wild animals are protected from danger like hunting. Okay, वहीं पर अगर हम जू की बात करें तो जू जो होते हैं वो आर्टिफिशियल हैबिटेट्स होते हैं एनिमल्स के, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं? ये होती हैं ऐसी जगह जहां पर एनिमल्स आर कंजर्व विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो वही जो सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बोला था कि जू जो होते हैं वो आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वहां पर एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में, राइट। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट डिफरेंस। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या होती है? एंडेंजर्ड, तो इस वर्ड से ही हमें कहीं ना कहीं एक डेंजर वर्ड का साउंड आ रहा है, राइट। तो मतलब कि वो एनिमल्स और यू कैन से वो स्पीशीज, नॉट ओनली एनिमल्स बट ऑल्सो प्लांट्स, राइट। तो वो स्पीशीज जो कि खत्म होने के डेंजर पर है, मतलब कि उन पर्टिकुलर स्पीशीज के बहुत ही कम मेंबर्स बचे हैं अब, और अगर एक बार वो मर गए तो उसके बाद ये स्पीशीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वहीं पर अगर हम एक्सटिंक्ट की बात करें तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो होती हैं कि जो पहले हुआ करती थी और अब वो स्पीशीज का एक भी मेंबर लिविंग नहीं है, राइट। सो एंडेंजर्ड स्पीशीज, दीज आर द स्पीशीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, एक दो मेंबर्स बचे हैं या यू कैन से जस्ट फ्यू मेंबर्स, और एक बार वो मर गए तो स्पीशीज खत्म है। वहीं पर अगर हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज की बात करें तो स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जैसे कि डायनासोर्स, राइट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल बंगाल टाइगर, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ चुके हैं, मतलब अब इनका नंबर इतना कम हो गया है कि एक बार ये पर्टिकुलर जो बंगाल टाइगर्स हैं ये मर जाएंगे, उसके बाद कोई ये स्पीशीज पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एंड सेकंड इज ब्लू व्हेल, ओके। इन केस ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज इट इज डोडो बर्ड एंड पैसेंजर पिजन, ठीक है। तो ये हैं डिफरेंसेस एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीशीज में। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट डिफरेंस। तो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा क्या है? अब आप बोलोगे कि एक एनिमल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं और एक हम बात कर रहे हैं प्लांट लाइफ के बारे में, तो आप बोलोगे कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, फ्लोरा कौन सा है, फौना कौन सा है, बट बहुत ही सिंपल है। फ्लोरा को अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखें तो वी विल से फ्लोरल, फ्लोरल, राइट। तो एनिमल्स में हम ये वर्ड यूज नहीं करते, ये वर्ड हम यूज करते हैं प्लांट्स में, ठीक है। सो प्लांट्स का जब हमें कलेक्टिवली हम किसी पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स की बात कर रहे हैं, सो वी कलेक्टिवली कॉल देम एज फ्लोरा ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। वहीं पर जब हम एक पर्टिकुलर रीजन के एनिमल्स की बात करें, एनिमल लाइफ की बात कर रहे हैं, सो वी कॉल इट एज फौना, राइट। सो द कलेक्टिव नेम फॉर प्लांट लाइफ फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया इज फ्लोरा and collective name for animal life from a particular area is called as fauna, right? तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। तो हमें कुछ चीजें दी गई हैं, हमें बताना है कि डिफॉरेस्टेशन का इन सब चीजों पर क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहली चीज है कि ये जो वर्ड है ना डिफॉरेस्टेशन, ये है क्या? डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन बेसिकली है कि हम पेड़ों को एक साथ बहुत सारा, मतलब
फॉरेस्ट में जितने भी पेड़ हैं हम उनको कट करते जा रहे हैं, सारे पेड़, मास डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्ट्रेशन, राइट। इसका एक ऑपोजिट वर्ड होता है, दैट इज एफॉरेस्ट्रेशन, जिसमें कि हम बहुत सारे पेड़ एक साथ लगाते हैं एक जगह पर और एक फॉरेस्ट बना देते हैं, मतलब बहुत सारे ट्रीज लगा देते हैं एक साथ। अब सबसे पहली चीज कि वाइल्ड एनिमल्स पर डिफॉरेस्टेशन का क्या फर्क पड़ता है। आपको लगेगा कि क्या फर्क पड़ता होगा, पेड़ों का क्या काम, बट पेड़ों का बहुत इंपॉर्टेंट काम है एनिमल लाइफ में। यही पेड़ जो हैं ये इन एनिमल्स के रहने की जगह है, ये इनको होम, ये इनका होम है, ये इनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा, यही पेड़ जो है ये इन एनिमल्स को खाना देते हैं। जस्ट रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। क्लास 7 में हमने वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट पढ़ा था, तो उसमें हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, मतलब मैक्सिमम जो हमारी स्पीशीज हैं या मैक्सिमम जो हमारे लिविंग एनिमल्स, प्लांट्स हैं, वो हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखते हैं, राइट। वो क्यों देखते हैं, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस कुछ ऐसी हैं, वहाँ का टेम्परेचर रहने के लिए अच्छा है, राइट, वहाँ पर बारिश अच्छी होती है, वहाँ पर ट्रीज हैं, वहाँ वो उनको शेल्टर देते हैं, वो उनको खाना देते हैं, हर तरह के एनिमल का खाना वहाँ पर मिलता है, right? So these trees, they are a source of food to us also and to animals also, right? बहुत सारे एनिमल्स हैं जो फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स पे डिपेंडेंट है, कहाँ से मिलेंगे, ट्रीज से मिलेंगे, है ना। देन इट इज अ हैबिटेट फॉर मेनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इन्हीं पेड़ों पे रहते हैं, ये इन्हीं पेड़ों के अराउंड अपना घर बनाते हैं। तो ये इफेक्ट है डिफॉरेस्टेशन का ऑन वाइल्ड लाइफ। इनके जो हैबिटेट है या इनका जो खाना है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से छिन गया है, खत्म हो गया है, राइट। देन कमिंग ऑन टू एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट पे क्या फर्क पड़ता है डिफॉरेस्टेशन का। तो देखो, डिफॉरेस्टेशन मतलब कि बहुत सारे पेड़ एक साथ कट गए। अब जब पेड़ एक साथ कट गए तो पेड़ों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एनवायरमेंट में, और वो क्या है, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एयर में, अगर उसको फिक्स करने की कोई कैपेबिलिटी रखता है तो वो है ट्रीज। वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और इन टर्न हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। यही पढ़ा है हमने। तो जितने कम ट्रीज उतनी कम होगी कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड, हमने पढ़ा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स है ना, ये बढ़ते जा रहे हैं एयर में। क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेड़ नहीं है इनको फिक्स करने के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना। सो देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड हेंस इट रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। जो एवरेज टेम्परेचर है हमारी अर्थ का वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम बिना कुछ सोचे समझे इन पेड़ों को काट रहे हैं, है ना। उसके बाद यही ट्रीज हैं जो हमारा जो पॉल्यूशन लेवल है उसको कम करते हैं। आपने एक चीज सुनी होगी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं किसके अराउंड, ये जो रोड्स होते हैं, है ना। रोड के आसपास, मतलब साइड में पेड़ क्यों होते हैं, क्या वो ब्यूटिफिकेशन हो रही है, ब्यूटिफिकेशन तो हो रही है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, जो ये नॉइज है ना, नॉइज पोल्यूशन जो है, जो गाड़ियों के चलने से होती है ना, और कुछ हार्मफुल गैसेस जो होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में होती है, ये इन सबको एब्जॉर्ब करते हैं। सो सिंस वी आर कटिंग ट्रीज, तो जो पॉल्यूशन है वो भी बढ़ रहा है, पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा है। सो देयर इज इंक्रीज इन पॉल्यूशन। दूसरी बात, जब हमने फोटोसिंथेसिस डिस्कस किया तो फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देते हैं, और ये ऑक्सीजन गैस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन के जो लेवल्स है ना वो कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है लोअर ग्राउंड वाटर लेवल्स। तो ये कैसे होता है, अब पेड़ है, पेड़ कहाँ पर है, जमीन में है, सॉइल को होल्ड कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर क्या करते हैं कि जिस जमीन पर एक प्लांट है और उसने उस सॉइल को होल्ड करके रखा है ना, तो वहां पर सॉइल है, वो पानी को भी एब्जॉर्ब कर रही है, राइट।
अगर मिट्टी नहीं होगी, आपने देखा होगा कि जैसे ना बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं कि जब बड़ी सारी बारिश होती है, जब मानसून आता है ना, तो ऐसे पूरा पानी पानी भर जाता है ना, भरता है ना, आपने देखी होंगी न्यूज में, ये सब देखा होगा। तो वहां क्या होता है ना, वहां पर ये मिट्टी नहीं है, वहां पर वो पेड़ नहीं है जो उस पानी को एब्जॉर्ब कर सके। जहां पर पेड़ होंगे, जहां पर ऑब्वियसली जहां पेड़ होंगे वहां मिट्टी भी होगी, तो ये मिट्टी जो है ये पानी को, रेन वाटर होगा तो वो धीरे 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 उसको सीप इन कर लेगी, मतलब वो पानी को एब्जॉर्ब करती जाएगी और हमारा जो ग्राउंड का वाटर लेवल है ना वो बढ़ता जाएगा। अब क्योंकि ट्रीज ही नहीं है तो ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ने का मतलब ही नहीं है, तो जो ग्राउंड वाटर के लेवल्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है देयर इज डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कुछ ही अमाउंट ऑफ लेयर जो होती है ना, मतलब कुछ ही सेंटीमीटर्स ऑफ लेयर जो होती है, वो जो सॉइल होती है दैट इज फर्टाइल, और बाकी की नीचे की सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं होती। ह्यूमस भी ऊपर के कुछ सेंटीमीटर्स में ही होता है ना, और जो नीचे का सॉइल होता है वो इवेंचुअली वो क्या होता है, लेस फर्टाइल होता जाता है, बड़े बड़े रॉक्स हो जाते हैं, लेस फर्टाइल होता जाता है, रॉकी होता जाता है। सो देयर इज डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है। उसके बाद इंक्रीज इन नेचुरल कैलामिटीज, तो देर इज, अब क्योंकि पेड़ नहीं है तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, पॉल्यूशन बढ़ चुका है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी है, बारिश जिस टाइम पर होती थी अब उस टाइम पर नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो इसकी वजह से फ्लड्स आ रहे हैं। ठीक है, फ्लड हमने एक बहुत ही कॉमन सुना है, ये किसकी वजह से है, अगेन दिस इज ड्यू टू दीज क्लाइमेटिक फैक्टर्स, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, सो देर आर इंक्रीज इन नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, लाइक ड्रॉट, है ना, ये सारी चीजें भी हो रही हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ओके, देन लेट्स सी द थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट है विलेजेस में, मतलब रूरल एरियाज में। तो आप बोलोगे विलेजेस में तो क्या ही होगा, है ना, लेकिन विलेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। सबसे पहली बात की रेनफॉल कम हो जाती है, उसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है ना, तो सॉइल फर्टिलिटी के कम होने से जो फार्मर्स हैं उनको फर्क पड़ता है, रेन कम होने से भी फार्मर्स को फर्क पड़ता है, राइट। तो जो विलेजर्स हैं, जो फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं जो लोग, उनके लिए ये डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल है एक तरह से। ठीक है, उसके बाद सिटीज में क्या होता है, अर्बन एरियाज में, तो अर्बन एरियाज में एक तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पेड़ नहीं है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन एनवायरमेंट में बढ़ती जा रही है, परसेंटेज बढ़ रही है, सो देयर इज ग्लोबल वार्मिंग। देन पॉल्यूशन की लेवल्स, इतनी सारी गाड़ियां हैं और कोई पेड़ नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पेड़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पॉल्यूशन लेवल्स को कम करने में। अब क्योंकि पेड़ नहीं है तो पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। उसके बाद नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि हर तरफ कंक्रीट ही कंक्रीट है, तो एक भी जोर की बारिश आ गई ना तो पानी बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाता है रोड पे, और ना गाड़ियां चल सकती हैं, ना लोग वॉक कर सकते हैं, और कई बार घरों में के अंदर भी पानी चला जाता है ना। सो दीज ऑल आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन विलेज लाइफ एंड इन सिटीज। ओके, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब हम ले लेते हैं अर्थ एज अ होल, तो डिफॉरेस्टेशन का हमारी अर्थ पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो हमारा जो ग्रीन कवर है वो कम होता जा रहा है, राइट। उसकी वजह से जो सॉइल फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है, क्योंकि जो फर्टाइल सॉइल है वो तो उड़ जा रही है जब तेज हवा चल रही है। हमने पढ़ा था कि जब हवा चलती है ना तो वो कुछ अपने साथ सॉइल ले जाती है, अगर वहीं पर वो ट्रीज हो ना जो रूट से उस सॉइल को टाइटली बाइंड कर लेना, तो सॉइल बिल्कुल भी नहीं मतलब फर्टाइल सॉइल जो है वो बिल्कुल भी नहीं उड़ती है उस विंड के साथ, तो फर्टाइल सॉइल वही रहती है। बट क्योंकि प्लांट कवर ही नहीं है तो उस सॉइल को होल्ड करने के लिए कोई है नहीं, तो अब नीचे की सॉइल एक्सपोज हो रही है जो कि फर्टाइल नहीं है। दूसरी बात, इसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसे खाली रेगिस्तान जैसी जगह है, ऐसे प्लेन्स हैं बिल्कुल, और कोई पेड़ नहीं है,
राइट। देन उसके बाद देर आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, इट इज ऑल्सो चेंजिंग बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। ना कोई फार्मिंग हो पा रही है, ना पेड़ है वहां पर, ना वाटर का या मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से भी, और बहुत सारा पॉल्यूशन है, जो बारिश हो रही है उसके साथ ही बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जो है वो उस बारिश के साथ आके सॉइल में बैठ जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है सॉइल की वो चेंज हो रही है। उसके बाद है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। तो हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि ये तो बड़ा बुरा हुआ, ऐसे कैसे वहां पर बाढ़ आ गई, या ऐसे कैसे इतना सूखा हो गया, इतने ड्रॉट हो गया है। तो ये दिस इज ऑल ड्यू टू व्हाट, दिस इज ऑल ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। सो इन चीजों से हम इतना समझ ही सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट हैं प्लांट्स हमारे लिए। तो अगर हम अपने आसपास प्लांट्स लगाते रहेंगे, जो ट्रीज हैं उनको कट नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए, हमारी अर्थ के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, तो नेक्स्ट जनरेशन का के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, राइट। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं। उसके बाद अब क्योंकि फर्टाइल सॉइल जो है वो खत्म हो रही है, तो अगर फर्टाइल सॉइल नहीं होगी तो फार्मिंग कहाँ होगी, तो खाना कहाँ पर मिलेगा। तो उसकी वजह से इन फ्यूचर फूड स्कार्सिटी हो सकती है ना, लोगों को खाना नहीं मिलेगा। उसके बाद जो वाइल्ड लाइफ है, तो हमने क्या किया, हमने उनका पूरा हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया, जहां पर वो रहते थे, जहां पर वो खाते थे, हमने वो पूरा एरिया डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ जो है ना वो खत्म हो रही है ना। वाइल्ड लाइफ के खत्म होने से क्या हो रहा है, हमें लगेगा फ्यूचर जनरेशन को क्या हो रहा है। आज जब भी हम कहीं भी जाते हैं, लाइक हम कोई जू में जाते हैं जहां पर हमें एनिमल्स दिखाई देते हैं, या कोई नेशनल पार्क्स भी आपने देखे होंगे, वहां पर बसेस में या फिर ओपन जीप्स में या क्लोज जीप्स में लेकर जाते हैं लोगों को, और वहां पर दिखाते हैं कि ये यहाँ पर टाइगर है, वो लेपर्ड्स हैं, ये वाला एनिमल है, वो वाला एनिमल है। तो सोचो जब आप ये सब देखते हो तो कितनी खुशी होती है ना देख के कि हाँ हमने वो देखा था। देन यू कम बैक, यू टेल योर फ्रेंड्स कि हमने ये देखा, हमने वो देखा, यू रिमेम्बर इट एंड यू एंजॉय इट, है ना। तो ये जो चीज है ये हमारी फ्यूचर जनरेशंस को नहीं मिलेगी। उसके बाद जो एनवायरमेंट है वो इतना ज्यादा पॉल्यूट अभी हो चुका है, और जिस तरह पेड़ कट रहे हैं, आए दिन हम क्या सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि फॉरेस्ट फायर होगी। तो उससे भी क्या हो रहा है, उससे भी वो जो एनिमल्स हैं वो मर रहे हैं, उनका जो हैबिटेट है वो खत्म हो रहा है, उनका खाना खत्म हो रहा है, और पॉल्यूशन लेवल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो एनवायरमेंट हमारा पॉल्यूट होता जा रहा है, और उससे जो डिजीजेस हैं वो भी बढ़ती जा रही है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इस क्वेश्चन से हमें एक और बात क्लियर हुई है कि प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट में सरवाइव करना है, अगर हमें अपनी फ्यूचर जनरेशंस के बारे में सोचना है, अगर हमें अपनी अर्थ के बारे में सोचना है, तो हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पेड़ों का काटना बंद करना पड़ेगा, और हमें प्लांट्स को लगाना है और उनकी केयर करनी है, राइट। तो चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज। तो अगर हम पेड़ों को काटते ही जाएंगे तो क्या होगा। अभी बहुत सारी चीजें हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस की, क्या होगा। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं होगी तो मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, राइट। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और हमें क्या नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, राइट। तो ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। दूसरी चीज है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो मेजर गैस है, ग्लोबल वार्मिंग की गैस है, वो कौन सी है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि पेड़ घटते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। जो ग्राउंड वाटर है वो भी कम होता जा रहा है, क्योंकि पेड़ नहीं है और सारा का सारा कंक्रीट ही बना दिया गया है, या फिर सॉइल जो है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो कम हो रहा है। ये ग्राउंड वाटर कम होगा तो हमें पानी नहीं मिलेगा, है ना।
उसके बाद जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रही है, ऑब्वियसली पेड़ कटेंगे तो वाटर साइकिल तो डिस्टर्ब होगी, रेनफॉल कब होगी, कम होगी, उसकी वजह से जो भी प्रॉपर जो हमारी वाटर साइकिल है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके बाद देयर आर इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, राइट। तो अब एक बार बारिश हुई तो बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाएगी, और हो सकता है कि एक ऐसा टाइम आए जहां पर बारिश हो ही ना और बिल्कुल सूखा पड़ जाए, ना पीने के लिए पानी मिले और किसी भी काम के लिए मतलब पानी ही ना मिले। आज अगर आप न्यूज देखो तो आप बहुत सारी जगह ऐसी पाओगे जहां पर ड्रॉट है, जहां पर पानी ही नहीं मिलता है। तो दिस इज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, दिस इज ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। और अभी 2 महीने बाद आप देखोगे न्यूज चैनल्स पे तो हर जगह आपको ये दिखाई देगा कि वहां पर बारिश हुई और वहां पर पानी ही पानी भर गया, तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, यही वर्ड्स यूज करते हैं, राइट। तो वो हो जाता है क्योंकि वहां पर इतना फ्लड आ जाता है, इतना पानी भर जाता है कि कई बार तो घरों के अंदर भी आ जाता है, तो घर से निकलना ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो देर आर इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। उसके बाद है बी पार्ट, द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब्ड। अगर एक एनिमल के आप हैबिटेट को डिस्टर्ब करोगे, मान लो आपके घर को कोई आके तोड़ दे, है ना, आपने घर बनाया, आप कितनी खुशी से फटाफट से स्कूल से आते हो, कितनी खुशी से आते हो, है ना, घर आते हो, आराम से बैठते हो, खाना खाते हो, टीवी देखते हो, पानी पीते हो, मम्मी पापा के साथ एंजॉय करते हो, अपने भाई बहनों के साथ एंजॉय करते हो। तो सोचो हम अगर कोई बाहर से आके हमारा घर तोड़ते तो हमें कैसा लगेगा, ठीक है। वही चीज हो रही है एनिमल्स के साथ। हाँ, ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, इन एनिमल्स के घर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो उसकी वजह से एक तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है जहां पर वो रहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, दूसरा जो वाइल्ड लाइफ है वो कम होती जा रही है, ठीक है। अब हमने बहुत सारी चीजें हमने न्यूज में सुनी है कि कहीं पर बॉम्ब गिर गया तो वहां पर जो भी लोग थे वो मर गए, वहां पर घर थे वो खत्म हो गए, वहां पर लोग थे वो मर गए। तो हुआ क्या कि किसी ने आके आपका हैबिटेट डिस्ट्रॉय किया और उसकी वजह से वहां पर रहने वाले जो लोग थे वो मर गए। तो बेसिकली वी आर लूजिंग आवर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। या तो वो एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं कि मतलब बहुत ही कम बचे हैं नंबर में, और जैसे ही ये वाले जो जो नंबर्स हैं, जो फ्यू हैं वो मरेंगे तो ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, राइट। उसके बाद है इन्वेड प्लेसेस ऑफ ह्यूमन लिविंग इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। अब क्या होगा, अब जो बचे हैं, अगर सोचो अगर हमें एक दिन खाना ना मिले तो क्या होगा, हम नहीं रह पाएंगे, राइट। तो वैसे ही एनिमल्स का केस है, उनको भी खाना खाना है, उनको भी सरवाइव करना है। तो अब बेसिकली क्या होगा कि वो एनिमल्स कहाँ पर आ जाएंगे, ह्यूमन सेटलमेंट्स में आ जाएंगे, हमारे घर के आसपास आ जाएंगे अपने खाने के लिए और अपने रहने की जगह ढूंढने के लिए, है ना, ऐसा ही होगा ना। तो हमें उनका हैबिटेट प्रिजर्व करना है ताकि हमारा भी प्रिजर्व रहे, ठीक है। अगर हम उनको बचाएंगे तो हम भी बचे रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट विल हैपन इफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड। अगर जो टॉप लेयर है सॉइल की, हमने सॉइल के होराइजन्स पढ़े हैं, आई गेस क्लास 7 में ही पढ़ा है ना सॉइल के बारे में, तो उसमें हमने होराइजन्स पढ़े हैं, राइट। तो ABCD ये बेड रॉक होता है, यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े से रॉक्स होते हैं जिनमें क्रैक्स होते हैं, यहाँ पर फिर थोड़ी सॉइल ही होती है लेकिन उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और ह्यूमस कम होता है। ह्यूमस कम होता है मतलब कि फर्टिलिटी कम होती है, और ये होती है जो ए होराइजन होता है, ये होती है टॉप सॉइल, राइट। अब ये जो टॉप सॉइल होती है ना, इट इज रिच इन ह्यूमस, ठीक है। अब यही जो ह्यूमस है ये प्लांट्स को ग्रोथ में हेल्प करता है। अब अगर टॉप सॉइल हमारी एक्सपोज हो जाएगी तो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और जैसे ही बाढ़ आएगी, पानी बहुत तेजी से आएगा या हवा बहुत तेजी से आएगी तो वो सारी की सारी बह जाएगी, राइट। तो डेजर्ट बन जाएगा, मतलब कि अब टॉप सॉइल गई, मतलब न्यूट्रिएंट रिच सॉइल गई, तो उसकी वजह से क्या होगा,
उसकी वजह से ये होगा कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो डेजर्ट बन जाएगा, वहां कोई भी वेजिटेशन नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से हम अपनी फर्टाइल सॉइल लूज कर रहे हैं और देन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दैट सॉइल इज आल्सो गेटिंग डिक्रीज्ड, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है Why should we conserve biodiversity? तो हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करें? तो बायोडाइवर्सिटी है क्या? तो जितने भी हमारे आसपास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका रिलेशनशिप आपस में और एनवायरमेंट के साथ, सो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम देखें तो हम लोग ना एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंडेंट है। हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं कि नहीं है? हमें खाना कहाँ से मिलेगा? कुछ जो है हम एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है, क्योंकि कुछ हम एनिमल्स के प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, राइट। तो अगर हम एक सिंपल सी चीज देखते हैं, मान लो हमारे पास है ग्रास, राइट, देन देयर इज डियर, डियर ईट्स ग्रास, ठीक है, और उसको खाता है, डियर को खाएगा लायन, ठीक है। ये हमारी एक सिंपल सी क्या है, फूड चेन है। दिस इज आवर फूड चेन, राइट। अब अगर इस फूड चेन में से एक भी ऑर्गेनिज्म मिस हो जाए, ठीक है, मान लो यहाँ पर डियर खत्म हो गए, तो क्या होगा? इसका सीधा सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? लायन पे पड़ेगा। लायन की पॉपुलेशन भी अल्टीमेटली खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलेगा। और वहीं पर ग्रास जो है, मतलब जो प्लांट है, वो बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि उनको खाने वाला कोई नहीं है, राइट। तो दिस इज हाउ वी ऑल ऑर्गेनिजम्स वी बैलेंस ईच अदर। तो हर एक का हमारी बायोडाइवर्सिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर मैं आपको दो चीजें बताती हूँ, एक है, दो टर्म्स बताती हूँ, बायोटिक और एक है ए बायोटिक। तो अगर हम इन दोनों वर्ड्स को देखें तो बायो का मतलब होता है लिविंग, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिविंग कंपोनेंट्स की, एनवायरमेंट के, ठीक है, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये है लिविंग कंपोनेंट्स हमारे एनवायरमेंट के। वहीं पर अगर हम बात करें ए बायोटिक कंपोनेंट्स की, तो ये वो कंपोनेंट्स हैं एनवायरमेंट के जो लिविंग नहीं है, जैसे कि सॉइल है, एयर है, ठीक है, ये लिविंग नहीं है। लेकिन हमें पता है कि हमारे लिए एयर कितनी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होती है और वो हमें चाहिए होती है। वहां पर नाइट्रोजन होती है जो प्लांट्स फिक्स करते हैं और हमारे लिए खाना बनाते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक रोल है इस अर्थ पे, राइट। आपने ना कहीं ये पढ़ा होगा, ये शायद ना भी पढ़ा हो, तो हमने पढ़ा है कि जो हमारे इंसेक्ट्स है ना, उनकी जो पॉपुलेशन है ना, वो कम होती जा रही है। और वो कम होने का रीजन कुछ खास नहीं, बट ये जो सिग्नल्स है, ये जो वेव्स है, ये जो रेडिएशन है, बस यही है। जैसे मोबाइल फोन्स है, हम मोबाइल फोन्स यूज तो कर रहे हैं, लेकिन अब उनमें कोई तार तो लगी नहीं है कि उसके थ्रू वो सिग्नल आएगा। वो है कि वो रेडिएशंस हैं, ठीक है, सिग्नल्स हैं जो हमारा फोन पकड़ रहा है और वो कहीं एक टावर लगा है। तो ये जो रेडिएशन से सिग्नल्स हैं, मतलब वेव्स है ना, ये क्या कर रही हैं? ये इन इंसेक्ट्स को मार रही हैं। अब इंसेक्ट्स को आपको लगे तो क्या हुआ, मतलब इंसेक्ट्स मर रहे हैं, तो हम तो इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, बट इंसेक्ट्स का हमारे खाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आपको पता होगा कि जितनी भी पॉलिनेशन होती है, से अबाउट नॉट से बट around 88% of pollination it happens through insects। यही insects pollinate करते हैं, ठीक है। अब अगर ये pollinating agents मर जाएंगे तो pollination नहीं होगी और उसकी वजह से food scarcity होगी, राइट, खाना कम मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी में, अपने आसपास जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, हमें उनको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, ताकि हम एक दूसरे के लिए काम कर सकें, ताकि हम एक दूसरे को सरवाइव करने में हेल्प कर सकें, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट की। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो
नॉट कंप्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। व्हाई? तो हमने बोला था कि प्रोटेक्टेड एरिया एक ऐसा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां पर एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में रहने दिया जाता है। बट दूसरी तरफ अब हम ये बोल रहे हैं कि इट इज ऑल्सो नॉट कंप्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो सबसे पहली बात कि जो वो फॉरेस्ट का एरिया होता है ना, उसके आसपास कुछ लोग भी रहते हैं, राइट, जो कि उस नेचुरल हैबिटेट में, एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट में इंटरफेयर करते रहते हैं। सो द पीपल लिविंग नियर द फॉरेस्ट डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर देयर लिविंग, राइट। अब यहाँ पर जो आसपास एक फॉरेस्ट है, राइट, अब इसके आसपास जो लोग रह रहे हैं, उनका जो लिविंग है, उनका जो फूड है, उनका जो शेल्टर के लिए चीजें हैं, राइट, वो सारी की सारी किस पे डिपेंड करती है? इस फॉरेस्ट पर, राइट। तो अब अगर वो इस पे डिपेंड करती है तो ऑब्वियसली वो आएंगे वहां पर, वो यहाँ पर घुसने की कोशिश तो करेंगे। सो इट इज अनसेफ फॉर द एनिमल्स। अब मान लो कि आगे एक एनिमल आया और खुद की जान बचाने के लिए उसने उस एनिमल को मार दिया, मतलब उस इंसान ने उस एनिमल को मार दिया। सो अगेन व्हाट हैपेंड? सो दैट इज अनसेफ फॉर द एनिमल्स हु आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, right? Now the animals are threatened by the presence of humans. अब एनिमल्स जो हैं वो इन ह्यूमंस की प्रेजेंस से डरा हुआ फील करते हैं, ठीक है। कोई भी आया, एक गोली मारी, मर गया, ठीक है, एनिमल मर गया। सो दे फील थ्रेटन्ड बिकॉज इट इज देयर एरिया, बट वी आर गोइंग इनटू देयर एरिया एंड वी आर थ्रेटनिंग देम, वी आर मेकिंग दैट एरिया इज अनसेफ फॉर दोज एनिमल्स। देन ह्यूमंस ऑल्सो सेल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूज सम ऑफ मनी। तो इसके ऊपर हमने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, इवन हमने तो मूवीज तक भी देख ली हैं जो इन पे बनी हुई है। तो लोग क्या करते हैं, ये जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मतलब सिर्फ ये ही नहीं कि पेड़ कटेंगे तो लकड़ी मिलेगी, राइट, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। अब क्योंकि ये जो फॉरेस्ट का एरिया है, ये है सिर्फ एनिमल्स के लिए, उनके रहने के लिए, उनके लिविंग के लिए, लेकिन लोग अपने लिए इस फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट है वो ले लेते हैं और वो उसको बहुत ही हाई प्राइसेस पे बेच देते हैं और उनको पैसा मिलता है। सो दिस इज व्हाई इट इज सेड दैट कि ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ना, ये बहुत सेफ भी नहीं है एनिमल्स के लिए, राइट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबडी। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। तो हमारा सी पार्ट है, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल। हाउ? तो कुछ जो ट्राइबल्स होते हैं ना, वो जंगल पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसा क्यों है? अब ट्राइबल पॉपुलेशन को अगर हम देखें ना, तो वो यूजुअली ऐसी दूर दूर वाली जगह पे रहती हैं जहां पर ऐसा ही होता है, कोई फॉरेस्ट एरिया होता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, राइट। अब उनका जो लिविंग है ना, वो इस फॉरेस्ट पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, फूड है, उनकी जो मेडिसिन है, राइट, उनकी क्लोथिंग है, उनका शेल्टर है, वो सारा का सारा उनको मिलता है सिर्फ इन फॉरेस्ट से। इसकी वजह से दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द जंगल और द फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल। अगर वो फॉरेस्ट में नहीं रहेंगे तो उनको अपना ना खाना मिलेगा, ना उन जो शायद वो मेडिसिन जानते हैं, नेचुरल मेडिसिन, वो हम नहीं जानते हैं, है ना। तो इसलिए दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन some tribals, not all, but some tribals, they are completely dependent on jungles. Okay, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। Let's see our next question. अब देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट है what are the causes and the consequences of deforestation। तो डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है और उसके consequences क्या हैं, उसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे। तो डिफॉरेस्टेशन होता है ड्यू टू सम नेचुरल कॉजेज, जैसे कि फॉरेस्ट फायर और ड्रॉट्स। बट फॉरेस्ट फायर इज नॉट ओनली अ नेचुरल कॉज, ये एक मैन मेड कॉज भी है। हमने कई बार पढ़ा है कि लोग जानबूझ के जंगल जला देते हैं, ठीक है। देन बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड हाउसेज ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, तो उसकी नीड्स पूरी करने के लिए हम जंगल को काट रहे हैं। या तो हमें लैंड चाहिए, या हमें वुड चाहिए, या हमें कुछ और चीजें चाहिए जो हमें सिर्फ फॉरेस्ट से मिलती हैं। उसकी वजह से हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और वहीं पर अब फैक्ट्रीज भी बननी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नीड्स बढ़ रही हैं, तो उसके लिए फैक्ट्रीज भी चाहिए। अब इन्हीं फैक्ट्रीज और हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं,
ठीक है। देन प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें ज्यादा से ज्यादा लैंड चाहिए जहां पर हम क्या करें, जहां पर हम कल्टीवेट करें, ठीक है, चीजों को उगाएं, बढ़ाएं ताकि लोगों को खाना मिले, राइट। देन यूजिंग वुड एज फ्यूल एंड फॉर अदर पर्पसेस, वुड को हम एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं, घरों के कंस्ट्रक्शन में भी यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो हमें वुड से मिलती हैं, उनके लिए भी हम यूज करते हैं वुड को। और ये सारे वुड हमें कहाँ से मिलती हैं, ये हमें मिलती हैं फॉरेस्ट से। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इन सब रीजंस की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब हम बात करें कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो सबसे पहला है नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज हो रहे हैं। कभी भी सुनते हैं कि कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर वो बादल फट गया, कहीं पर सूखा पड़ गया। सो दीज ऑल आर द नेचुरल कैलामिटीज, और ये हो रहा है क्योंकि हम पेड़ काट रहे हैं, राइट। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है ना एयर में वो बढ़ता जाएगा, उसके बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना। उसके बाद चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सो देयर आर चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब इतना पॉल्यूशन बढ़ चुका है, वही चीजें पानी के साथ नीचे आ रही हैं, हमारी जो सॉइल है वो एसिडिक होती जा रही है, राइट। उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, फिजिकल, केमिकल, हर तरह की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। देन डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, तो अगेन हम ये सभी चीजें वही पढ़ रहे हैं जो हम पढ़ चुके हैं। पानी का जो लेवल है वो कम हो रहा है क्योंकि मिट्टी ही नहीं बची है पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो भी कम हो रहा है। देन मेनी स्पीशीज आर गेटिंग एक्सटिंक्ट, क्यों, क्योंकि these forests they are the habitat for many animals, many species, और क्योंकि अब हम उनका हैबिटेट ही काट दे रहे हैं, हम उसका हैबिटेट ही डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, तो अब वो स्पीशीज कहीं और सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं और वो मर जा रही हैं, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज अगेन क्लियर टू एवरीबडी। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारा ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ई पार्ट है व्हाट इज रेड डेटा बुक। तो रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक बेसिकली एक ऐसा रिकॉर्ड है जहां पर हम एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। सो इट इज अ बुक वेयर वी कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ endangered plants and animals। endangered plants, endangered का मतलब क्या हुआ? endangered का मतलब हुआ कि वो plants और animals जिनका जो नंबर है ना वो कम हो चुका है, और इतना कम हो चुका है कि अब अगर हमने उन पे ध्यान नहीं दिया तो कुछ टाइम बाद अगर एक बार ये स्पीशीज मतलब ये मेंबर्स जो है उस स्पीशीज के वो मर गए तो वो स्पीशीज ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वो पूरी की पूरी वो स्पीशीज खत्म हो जाएगी, राइट। सो दीज आर एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो रेड डेटा बुक है, so there is International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, that is IUCN. It maintains this record of the names of the species by conducting comprehensive surveys। तो बहुत सारे सर्वेज किए जाते हैं, और IUCN एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी है, जो इन सारी स्पीशीज का रिकॉर्ड रखती है, उनके नेम्स और कितनी स्पीशीज बची है, कहाँ पर है, कैसे हैं, ये सारा का सारा डिटेल्ड रिकॉर्ड जो है वो IUCN रखती है, राइट। तो IUCN की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्योंकि ये कई बार एज अ 1 मार्कर आपको आ जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का एफ पार्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म माइग्रेशन। माइग्रेशन का क्या मतलब है? सो माइग्रेशन बेसिकली क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ स्पीशीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर प्लेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ ईयर टू अवॉइड दोज हार्श कंडीशंस, ठीक है। तो क्या होता है कि हमने माइग्रेशन के बारे में इस क्लास में भी पढ़ा है, पिछली क्लास में पढ़ा था। तो कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं, कुछ मैमल्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वो एक साल के पर्टिकुलर टाइम में एक जगह से जो उनकी अपना घर है वहां से माइग्रेट करके कहीं और चले जाते हैं,
ठीक है। और वहां पर क्यों जाते हैं, क्योंकि जो उनके अपने घर की जो कंडीशंस है ना, जैसे वहां पर बहुत ठंडी पड़ रही है तो वो उतनी ठंडी में वो सरवाइव नहीं कर सकते, सो दे माइग्रेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम देयर ओन हैबिटेट टू सम अदर प्लेस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। थोड़े टाइम के लिए वो किसी और जगह पर चले जाते हैं, और जैसे ही उनके घर में जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो ठीक हो जाती है, उनके हैबिटेट में ठीक हो जाती है, वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। तो हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था कि कुछ बर्ड्स हैं जो अराउंड 15,000 किलोमीटर्स पूरा फ्लाई करके आते हैं टू अ न्यू प्लेस, और उसमें से कुछ प्लेसेस इंडिया में भी हैं, गुजरात में, राइट। तो ये जो बर्ड्स हैं ना, मतलब दिस हैज बीन अ क्वेश्चन कि उनको कैसे पता चलता है कि यही आना है, उनको ये कैसे पता चलता है कि हर साल यही आना है और अब वापस कहाँ जाना है। ठीक है, सो इट इज सेड दैट कि उनके पास ना एक इंटरनल डायरेक्शन वाला सिस्टम होता है, सेंस ऑफ डायरेक्शन होती है, जीपीएस सिस्टम होता है उनके अंदर, जो उनको बताता है कि उनको कहाँ जाना है और कब वापस आना है। और ये भी कहा जाता है कि जो सन है, सन की मूवमेंट, स्टार्स की मूवमेंट, मून की मूवमेंट, ये उनको डायरेक्ट करती है, ये उनको रास्ता दिखाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें बोली जाती हैं कि वो कैसे उनको पता चलता है कि यहीं आना है या कहीं और जाना है, कैसे करना है। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज अगेन क्लियर टू एवरीबॉडी। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ऑर्डर to meet the ever increasing demand of forest and for shelter, trees are being continuously cut. Is it justified to cut trees for such projects? Discuss and prepare a brief report. राइट, तो हमें बताना है कि अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं, फैक्ट्रीज की डिमांड्स बढ़ रही है, शेल्टर के लिए डिमांड्स बढ़ रही है, ट्रीज को कॉन्टिन्यूसली हम कट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो कटिंग है ट्रीज की, ये जस्टिफाइड है इन सब चीजों के लिए? तो हमें इसके ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट बनानी है। तो रिपोर्ट तो आप खुद बनाएंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगी ये रिपोर्ट बनाने में। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले है कि जब हम ये पेड़ काटते हैं ना, इनके साथ चले जाते हैं बहुत सारे एनिमल्स के हैबिटेट और उनका फूड। तो बेसिकली क्या है कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इन फॉरेस्ट्स पे डिपेंड होते हैं अपने रहने के लिए और अपने खाने के लिए। तो हम क्या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? हम इनका घर तोड़ रहे हैं। ठीक है, इज इट जस्टिफाइड? सो नो, अकॉर्डिंग टू मी नो। देन provide good quality of air for both plants, for animals and humans। तो ये जो trees होते हैं ना, हमने पढ़ा था कि ये pollution absorbers होते हैं। जैसे अगर एक रोड है, आपने रोड के आसपास देखे होंगे पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, तो पेड़ लगाने का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि वो ब्यूटिफिकेशन चल रही है या वहां बसेस को छाया मिल रही है, वो नहीं है। उसका कॉन्सेप्ट है कि ये जो ट्रीज होते हैं ना, ये नॉइज को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उससे नॉइज पोल्यूशन कम होता है। ठीक है, सो दे फिक्स, सो दे रिड्यूस दिस पोल्यूशन एंड दे प्रोवाइड अस गुड क्वालिटी ऑफ एयर। ये और जो एयर पॉल्यूशन है, एयर में कुछ इतने टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, उनको भी, टॉक्सिक गैसेस हैं, उनको भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एयर को क्लीन करती है। ठीक है, उसके बाद दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, देन दे रिलीज क्वालिटी ऑक्सीजन एंड चेक ऑन ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ही सिंपल, मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उससे ये खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। और यही ऑक्सीजन गैस हमारे लिए बहुत ही जरूरी है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो अगेन द आंसर टू द अबव क्वेश्चन विल बी नो फ्रॉम माय एंड, राइट। देन रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब क्योंकि पेड़ हैं, पेड़ रूट्स कहाँ पर होती है? रूट्स होती है सॉइल में, और ये ऐसे टाइटली ऐसे बांधे रखती हैं सॉइल को। ये उसको जितने भी तूफान आ जाए, पानी आ जाए, ये उसको मतलब हिलने नहीं देती है वहां से। सो बेसिकली ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है।
ठीक है। देन दे प्रिवेंट नेचुरल कैलामिटीज, ऑब्वियसली नेचुरल कैलामिटीज तो प्रिवेंट होंगे, फ्लड है, ड्रॉट है, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम एक्सेसिवली ट्रीज काटे जा रहे हैं, ऐसे पूरा का पूरा पहाड़ ही कई बार गिर जा रहा है, बहुत फ्लड आ रहे हैं क्योंकि कंक्रीट ही बन गया है सारा। अब पानी कहाँ जाएगा? पानी तो वहीं आएगा जहां उसको रास्ता मिलेगा, राइट। सो नेचुरल कैलामिटीज को भी प्रिवेंट करते हैं कौन? ट्रीज। देन दे इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, ऑब्वियसली देयर आर रूट्स, तो वो एक तो पानी का जो लेवल है उसको भी बढ़ाते हैं, और ये जो रूट्स होती हैं ये बहुत सारी सॉइल, मतलब बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स है उनको भी रखती है सॉइल में, और इस सॉइल को इरोड भी नहीं होने देती है। तो जब सॉइल इरोड नहीं होती है, जब सॉइल वहां से जाती नहीं है, तो जो फर्टाइल सॉइल है ना वो वही रहती है, और जब उस पर कोई प्लांट ग्रो होता है तो वो हमें देता है बहुत ही मीठे मीठे फ्रूट्स, ठीक है, मतलब खाना। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, अगेन ये क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करेंगे, मैं सिर्फ आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है। हाउ कैन यू कॉन्ट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ इन योर लोकेलिटी, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शंस दैट कैन बी टेकन बाय यू, राइट। तो आपको बताना है कि जहां पर आप रहते हो वहां पर आप ग्रीन वेल्थ कैसे बना के रखोगे, मतलब कि वहां पर जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो कैसे अच्छे से उनका जो नंबर है वो अच्छा रखोगे, ठीक है, कटने नहीं दोगे पेड़ों को। तो पहली बात है कि हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे ट्रीज प्लांट करेंगे और उनकी केयर करेंगे, ठीक है। प्लांट करके छोड़ दे से कुछ नहीं होता है, बट वी विल टेक केयर ऑफ दोज प्लांट्स कि उनको कोई काटे ना, उनको पानी भी मिले, उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिले, ठीक है। उसके बाद हम अपने बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे, ठीक है, कि क्यों हमारे लिए पेड़ जरूरी हैं, पेड़ काटने से क्या हो रहा है, और अगर हम ये पेड़ लगाते हैं तो क्या होगा, राइट। तो हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे लोगों के अंदर। देन और हम क्या कर सकते हैं, हम छोटे छोटे कैंपेन्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें अपने आसपास के लोगों को कोई एक एरिया दे दिया जाएगा, लोगों को डिवाइड कर दो, उनको एक एरिया दे दो कि ठीक है दिस इज योर एरिया, आप इसमें लगाएंगे। एक लैंड जो है वो प्रॉपर मार्क कर दो जहां पर सिर्फ प्लांट कवर होना चाहिए और वहां पर कुछ नहीं होना चाहिए। सो दिस वे वी कैन इंक्रीज और वी कैन मेंटेन द ग्रीन कवर, राइट। तो सिंपल है, आपको अगर कुछ और आइडियाज हैं तो आप वो भी लिख दो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस्ड रेनफॉल। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो रेनफॉल है वो कैसे कम हो जाती है, मतलब पेड़ अगर हम ज्यादा काट रहे हैं तो कैसे उसका फर्क असर पड़ेगा बेसिकली जो बारिश होती है उस पर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को एटमॉस्फेयर में रेगुलेट करते हैं, ठीक है। उसके सिवा प्लैनेट को सेव करते हैं फ्रॉम द ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मेजर गैस रिस्पॉन्सिबल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब इसी के साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, क्योंकि ये गैसेस बढ़ती जा रही हैं, राइट, अब मतलब गर्मी बढ़ती जा रही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स बढ़ रहे हैं, इनके बढ़ने की वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता जा रहा है, और इससे अफेक्ट हो रही है हमारी वाटर साइकिल। सिंपल। अब होता क्या है कि हमें पता है कि अगर हम एक प्लांट को लेना तो वो ट्रांसपिरेशन भी होती है, तो ट्रांसपिरेशन से अगर हम एक फॉरेस्ट की बात करें, ह्यूज फॉरेस्ट की बात करें, तो फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज हैं, वो सब इवेपोरेट करेंगे, मतलब ट्रांसपायर करेंगे, ट्रांसपिरेशन करेंगे तो मतलब पानी जो है वो इवेपोरेट होगा, ठीक है, पानी छोड़ेंगे अपनी बॉडी के अंदर से, उनके पानी निकलेगा, और यही जो है ये हवा में जाएगा, ऊपर एयर में जाएगा, क्लाउड्स बनेंगे, और फिर इन द फॉर्म इट विल कम डाउन एज अ रेनफॉल, ठीक है। बेसिकली हमारी कंप्लीट वाटर साइकिल है जो मैं इसमें एज सच एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो एक प्रोसेस है जो अफेक्ट हो रहा है दैट इज ट्रांसपिरेशन, मतलब ट्रांसपिरेशन, ट्रीज नहीं है तो ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाएगी, ट्रांसपिरेशन के कम होने की वजह से
जो ये ट्रीज मतलब पानी को इवेपोरेट करते थे अपनी लीव्स के थ्रू, वो भी कम हो जाएगा और उसकी वजह से अफेक्ट होगी हमारी वाटर साइकिल। ठीक है, वो जो एक प्रॉपर वाटर साइकिल है, अब इवेपोरेशन हुई, अब ऊपर क्लाउड्स बने, अब क्लाउड्स हैवी हो गए, अब रेन आ गई, वो सारा का सारा प्रोसेस हमारा अफेक्ट होगा। सो दिस इज व्हाई दिस डिफॉरेस्टेशन इट लीड्स टू लेसर रेनफॉल, राइट। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फाइंड आउट अबाउट नेशनल पार्क्स इन योर स्टेट, आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशंस ऑन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। तो आप किसी भी रीजन में रहते हो, आपके स्टेट में रहते हो, आप उसके बेसिस पर नेशनल पार्क्स को लोकेट कर सकते हो अपने मैप में। ठीक है, मैं कुछ नेशनल पार्क्स आपको बताऊंगी। ओके, सबसे पहले है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो नॉर्थ की तरफ है, देन कॉर्बेट नेशनल पार्क है हमारे पास, देन देयर इज दुधवा नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, दिस इज गिर विच इज इन गुजरात। देन अगर हम मिड में आ जाते हैं तो वहां पर है सतपुरा, देन पेंच, देन कान्हा इज देयर। फिर अब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो काजीरंगा इज देयर, बहुत ही फेमस नाम है। देन कंचनजंगा इज ऑल्सो देयर इन द नॉर्थ ईस्ट साइड। और अगर हम साउथ में आ जाते हैं तो वहां पर है बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, तो आप अपने रीजन के हिसाब से आप बता दो आप कौन सी स्टेट में रहते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप डिवाइड कर लो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और इसके बेसिस पे आप बता दो कि आप कहां पर रहते हो और कौन सा नेशनल पार्क वहां पर है, राइट। तो ये क्वेश्चन अगेन आपके लिए था, तो मैंने आपको थोड़ी सी हेल्प की हर एक तरफ का नेशनल पार्क बता के। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई शुड पेपर बी सेव्ड, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर। तो हमें पेपर को क्यों सेव करना है, ठीक है, और कुछ हमें ऐसे मेथड्स लिस्ट करने हैं जो पेपर को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाई शुड पेपर बी सेव्ड, क्योंकि पेपर को अगर हम सेव करेंगे तो उससे हमारे बहुत सारे पेड़ हैं जो कटने से बच जाएंगे। इट विल सेव ट्रीज फ्रॉम कटिंग। सेकेंड है इट प्रिवेंट्स द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स विच आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। तो जब पेड़ों से हमें ये पेपर मिलता है, तो जब फाइनल प्रोसेसिंग होती है पेपर बनने में, तो वहां पर बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है। कई बार ऐसे नई नई बुक्स देखना, उनसे कुछ स्मेल सी भी आती है, ठीक है, अलग सी स्मेल आती है। So that is because of the chemicals and they are very harmful। ठीक है, वही पानी कहीं वाटर में डाल दिया जाएगा, उससे वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज नॉट वेरी गुड। तो इसलिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए ताकि कम से कम पेपर की हमें रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद हमें कुछ ऐसे तरीके बताने हैं जिससे हम पेपर बचा सकते हैं। एक तो हम पेपर को रिसाइकिल करें, दूसरा इकोनॉमिकल यूज ऑफ पेपर, मतलब ऐसे अंधाधुंध पेपर को ना यूज करें, जहां पर जरूरत नहीं है वहां ना करें। और पेपर के ऊपर भी, जैसे अगर एक पेज है तो पेज में अगर आप रफ काम कर रहे हो तो ऊपर से लिखना स्टार्ट करो, एंड तक लिखो, वेस्ट मत करो, छोटा छोटा लिखो। मतलब इतना छोटा भी नहीं कि दिखे ना, बट इतना कि वो विजिबल भी हो, क्लियर भी हो, और आपका काम भी निकल जाए और पेपर भी बच जाए। ठीक है, देन पेपर शुड नॉट बी बर्न। पेपर को अननेसेसरी कोई पेपर है उसको बर्न मत करो, मतलब शायद वो किसी काम में यूज हो सकता है, लिखने में यूज हो सकता है, या पेपर बैग्स बनाने में यूज हो सकता है। ठीक है, आप इसमें और भी लिख सकते हो जो आपको लगता है कि इन तरह से हम पेपर सेव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की। तो बेसिकली ये एक पजल है, बट पजल मेरी स्क्रीन पे कंप्लीट आ नहीं रहा था क्योंकि मुझे क्वेश्चंस भी लिखने थे। तो आई थॉट कि पजल में तो वर्ड्स आप फिट कर लोगे, तो हम सिर्फ वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है स्पीशीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो वो स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड। ठीक है, उनको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। देन अ बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज। कौन सी बुक है? बहुत ही सिंपल है। कौन सी है? रेड डेटा
बुक। अब मैं इसमें पूरा लिख रही हूं, बट आप एक चीज याद रखना, जितने आपके पास ब्लॉक्स है ना उसके अकॉर्डिंग भरना, ओके। देन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो अगर आप उस पजल को देखो तो उसमें जो अगर स्पेस वाइज देखो ना तो वहां पर आपका जो वर्ड है वो फिट होगा डिजर्व्स, ठीक है। सो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज डिजर्व्स। देन स्पीशीज विच हैव वैनिश्ड, वो स्पीशीज जो खत्म हो चुकी हैं, गुम हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं, सो दे आर कॉल्ड एज एक्सटिंक्ट, राइट। उसके बाद स्पीशीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में जो हमें स्पीशीज मिलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एंडेमिक। ये हमने पढ़ा है अपने फर्स्ट क्वेश्चन में, है ना, पढ़ा था ना। देन वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एन एरिया, तो बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक ही जगह पर हमें मिल रहे हैं, सो वी कॉल इट एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट बायोडाइवर्सिटी। तो आप इन वर्ड्स को फिट करने की कोशिश करना अपने पजल में, तो आई होप ये फिट हो जाएंगे। कोई एक आधा एस है या बुक है ये नहीं फिट हो रहा होगा तो उसको रहने देना, बट मेजरली हमें इन सब के आंसर्स मिल चुके हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ है। तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा और इस चैप्टर से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर, राइट। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।